हेलो, दिस इज सीए तरुण मोंगिया। ऑडिटिंग की, सीए इंटर की ऑडिटिंग की रिवीजन को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए, थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए सीए इंटर ऑडिटिंग को, तो अगली ऑडिटिंग रिवीजन के अगले चैप्टर के साथ हम हाजिर हैं। चैप्टर नंबर 2 की आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। रिवीजन के लिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे। पिछले वीडियोस के बाद मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की मैसेजेस आए कि सर वीडियो ना पिछले चैप्टर की बहुत लंबी हो चुकी थी। तो देखो, मेरा तो यही आंसर है कि क्वालिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे तो हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो इस वाली वीडियो में मैं ट्राई करूंगा थोड़ा और श्रिंक कर दूं, थोड़ा और छोटा कर दूं। तो उससे थोड़ा सा क्वालिटी में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो थोड़ी सी स्पीड रखनी पड़ेगी। सीए इंटर ऑडिटिंग की एमसीक्यू की, ऑडिटिंग के एमसीक्यू की तैयारी करना चाहते हो? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने मोबाइल ऐप का एक लिंक दे रहा हूं। तो ये तरुण मोंगिया क्लासेस आपको प्ले स्टोर पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। आईओएस पे प्ले स्टोर पे आपको ये क्लास ऐप डाउनलोड कर लेनी है। तो ऐप डाउनलोड करने के बाद मैं एक दो दिनों के बीच में यहाँ पे एमसीक्यू की बहुत सारे टेस्ट पेपर डालने वाला हूँ, रिवीजन टेस्ट पेपर डालने वाला हूँ, जो विद टाइमर आपकी ऐप पे चलेंगे। तो उसको आप तैयारी कर सकते हो सकता है कुछ क्लासेस में डाल दूं 10 क्वेश्चन, कुछ टेस्ट में मैं डाल दूं 15 क्वेश्चन, कुछ में डाल दें 20 क्वेश्चन। तो आप अपने एमसीक्यू की तैयारी तरुण मोंगिया क्लासेस ऐप डाउनलोड करो। वहां पे आपको और भी कई चीजें मिल जाएंगी लाइक दैट। अगर आपको कोई बुक लेनी है, कोई फास्ट ट्रैक बैच लेना है, कुछ भी है, टेस्ट सीरीज जो है एमसीक्यू की वो रहने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप विद टाइमर के साथ अपनी तैयारी को जज कर सकते हो। ठीक है सर, अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तैयारी पे। तो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास स्टार्ट हो रहा है जी। ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम। सबसे पहले तीनों का एक बार के लिए मीनिंग देख लेते हैं। ऑडिट स्ट्रेटेजी हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल बेसिस पे चलती है। जब भी मेरे को ऑडिट करने जानी है तो ओवरऑल बेसिस पे मैं क्या क्या स्ट्रेटेजी लेके चलूंगा। फॉर एग्जांपल, मुझे कितने दिनों में ऑडिट खत्म करनी है, फिर उसके बाद मैं उसका प्लान बनाऊंगा कि मेरे को कौन से टीम मेंबर को कौन सा काम देना है। P&L की ऑडिट तू करेगा, बैलेंस शीट की ऑडिट तू करेगा। इसको बोलते हैं थोड़ा और डिटेल में जाना। और अगर आपने बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है, जैसे मैंने किसी को बैलेंस शीट दे दिया, बैलेंस शीट में मैंने बोला बेटा क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भरपूर फॉर्मूले लगाओ। ठीक है, सारे परचेज के बिल लगाओ, लिफो फिफो मेथड लगाओ, क्या ओपनिंग स्टॉक रह गया, क्या क्लोजिंग स्टॉक रह गया। तो इसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम मोर डिटेल्ड। तो आप इसको ये समझ सकते हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी ओवरऑल बेसिस पे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होती। ऑडिट प्लानिंग थोड़ा और ज्यादा डिटेल, ऑडिट प्रोग्राम और ज्यादा डिटेल। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं ऑडिट प्लानिंग। तो ये वाला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, ऑडिट प्लानिंग। सबसे पहले ये मीनिंग पॉइंट नंबर 1 दे दो मीनिंग को। ऑडिट प्लानिंग ऐसे 300 इसकी बात करता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी ऑडिट को प्लान करके चले। प्लान, अब देखो पेपर में क्वेश्चन ये वाला आता है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था, आईसीआई जो क्वेश्चन पूछेगा बीच में से पूछेगा, ये थोड़ी ना बताएगा अब ऑडिट प्लानिंग बताओ, छोटे बच्चे हो क्या। वो आपको बोलेगा प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेस ऑफ ऑडिट, कि मतलब एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है, बट रेदर है कॉन्टिन्यूअर इटरेटिव प्रोसेस, मतलब चलते जाने वाला। आपको प्लानिंग भी अपडेट करनी पड़ेगी। तो दैट बिगिंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट कंटिन्यू अंटिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट। कह रहे हैं प्लानिंग आपको कैसे चलनी है, जैसे पिछली ऑडिट खत्म होती है वहां से स्टार्ट करो, अगली ऑडिट तक आपकी प्लानिंग चलनी चाहिए। प्लानिंग जो है एफिशिएंट और टाइमली मैनर पे आपको करनी चाहिए, क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज के डिपेंड होनी चाहिए, और इसको आप फर्दर डेवलप और रिवाइज भी करते चले जाओ जैसे जैसे जरूरी है। ठीक है, तो प्लान शुड बी मेड टू कवर द फॉलोइंग थिंग्स अमंग अदर थिंग्स। तो प्लानिंग में आपको क्या करनी है, सबसे पहले नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस अकाउंटिंग सिस्टम, उसकी पॉलिसीज के हिसाब से, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर आप कितना रिलायंस कर रहे हो उसके हिसाब से, ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट क्या है उसको ध्यान में रखो, एंड लास्ट वन इज उसको कोऑर्डिनेट करके चलो। जो भी आप प्लानिंग बना रहे हो, जैसे दो दोस्तों ने शर्त लगाई, ठीक है, दो दोस्तों ने प्लान बनाया कि हमने कहाँ जाना है, घूमने जाना है। ठीक है, घर पे नहीं बताएंगे, या घर पे तेरे पेरेंट्स को ये बता देंगे, मेरे पेरेंट्स को ये बता देंगे, लेकिन पेरेंट्स को पीछे से कोई बात पता चल गई तो आपको प्लानिंग अपडेट करनी पड़ गई, रिवाइज करनी पड़ गई, यार घर पे पता चल गया। ठीक है, ऐसा ही प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या निकल के आती हैं। ठीक है जी, ये उसके साथ में कवर अप हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। कभी कभी इसको इंपॉर्टेंस बोल दिया जाता है, लेकिन पेपर में आईसीआई क्या पूछेगा, पेपर में आईसीआई ये क्वेश्चन बनाएगा जी, ये वाला पैराग्राफ में देगा, प्लानिंग ऑफ ऑडिट इन्वॉल्व द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। कहते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले तो बनती ऑडिट स्ट्रेटेजी है, कितने दिनों में ऑडिट करनी है, स्टॉक ऑडिट करनी है या इंटरनल ऑडिट करनी है। जैसे आज मैं
सुबह सुबह जाके स्टॉक ऑडिट करके आया था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मेरे को ये देखना है मैंने अपने किस आर्टिकल को या किस एम्प्लॉय को या मुझे जाना है। उसके बाद मैंने देखा कि हमें जो है 4 घंटे में ऑडिट खत्म करनी है। स्टॉक ऑडिट एक छोटी सी ऑडिट थी, तो मुझे तो 4 घंटे में खत्म करनी है, वो मेरी ऑडिट प्लानिंग थी। फिर उसके बाद कौन सा हम लैपटॉप लेके जाएंगे, वो हमें कौन से प्रिंट आउट्स देगा, क्या क्या हमने इंफॉर्मेशन निकालनी है, कैसे उससे क्वेरीज लेनी है, उसको बोला जाता है ऑडिट प्रोग्राम। और डिटेल में चले गए तो सबसे पहले मेरे को ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जो कि ऑडिट प्लानिंग का पार्ट है। तो उसके लिए मेरे को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कह रहे एडुकेट ऑडिट प्लानिंग बेनिफिट होती है। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे आज मैं आपको आज लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, टाटा स्काई की कहीं पे ऑडिट करके आए थे। तो टाटा स्काई की ऑडिट करके आए थे, वहां पे कुछ फंक्शन वो मतलब कुछ फॉर्मेट होता है कि ये जो ऑडिट है, कुछ डिफेक्टेड गुड्स का फॉर्मेट अलग था, नॉन डिफेक्टेड का अलग था, जो गुड्स ओके थी उसका अलग था, मतलब ऐसे ऐसी कई चीजें होती हैं। तो इंपॉर्टेंट एरियाज पे आप पहले ध्यान दे देते हो अगर आपकी प्लानिंग पहले ही अच्छी है। दूसरा, रिजोल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑन टाइमली बेसिस। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप टाइमली बेसिस पे ऑडिट को खत्म भी कर दोगे, प्रॉब्लम भी आप सोल्व कर लोगे। हेल्पिंग द ऑडिटर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट सो दैट इफेक्टिव मैनर। ठीक है जी। सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, जो मैंने आपको बताया कि मेरे को किसको भेजना था, आपको डायरेक्शन या सुपरविजन अच्छी कर लेते हो आप, कोऑर्डिनेट अच्छा हो जाता है प्लानिंग करने से, टीम में एक्सपर्ट में जो भी है। तो ये आपके पास था ऑडिट प्लानिंग के बेनिफिट्स। इंपॉर्टेंट एरियाज पे ध्यान चला जाता है, रिजोल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइज मैनेज हो जाता है, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, डायरेक्शन एंड सुपरविजन, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क। तीसरा आपके पास है जो ऑडिटिंग है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये लो जी, एग्जाम का ये क्वेश्चन था, सॉरी आरटीपी का यही वाला क्वेश्चन। मैं आरटीपी का क्वेश्चन पहले नीचे देख लेता हूँ। देखो क्वेश्चन यही आया जो मैंने आपको बताया ना, स्टडी मटेरियल में भी है ये क्वेश्चन, आरटीपी में भी है, तो फोकस थोड़ा सा तेज रखना है। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट बट रेदर अ कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस। तो जो शुरू होता है पिछली ऑडिट के बाद करंट ऑडिट तक चलता रहेगा। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि प्लानिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूटी में चलता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार प्लानिंग बना दी। जब गिफ्ट देते हो एक दूसरे को, कौन किसको देता है ना, पता है ना, तो पेरेंट्स को बोलते हो इतने पैसे चाहिए, फिर किसी और को पटाते हो कि मेरे साथ उसके लिए गिफ्ट लेने चल। तो बहुत सारी प्लानिंग चलती चली जाती है जब तक वो गिफ्ट डिलीवर ना हो जाए। तो उसके लिए अब आपको क्या देखना पड़ता है ऑडिट में, अगर आपको ऑडिट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं बिल्कुल कागजी, ठीक है, प्रोफेशनली बात करते हैं, तो आपको ध्यान में क्या रखना पड़ेगा। सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ कि उसमें रिस्क असेसमेंट का कितना चांसेस है। लीगल या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखो कि उस आपके क्लाइंट के ऊपर क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ रही हैं। मटेरियलिटी लेवल ऐसे 320 लगा के देखो कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, आप ये देखो कि किस एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है आपको ऑडिट में, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई जैसे ऑयल के गैसेस, ऑयल हो गया, ऑयल के या कुछ लिकर के, कुछ भी ऐसे गैसेस हैं जहां पे आप लोगों को जा ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते स्टॉक ऑडिट, आपको कहीं ना कहीं एक्सपर्ट लेके जाना पड़ेगा। और अदर रिस्क असेसमेंट, और अदर रिस्क आप लगा के चलोगे क्या क्या है। तो प्लानिंग एक कंटिन्यू प्रोसीजर है, उसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, मटेरियलिटी लेवल चेक करना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट चेक करनी पड़ेगी, या अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा के चलना पड़ेगा। इसी के साथ 3 टॉपिक हमारे खत्म हो गए। चौथा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत आता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ये याद रखना, यहाँ पे है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा जहां पे लिखा होगा डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। ये देखो, तो दोनों में मैंने फर्क पहले ही बता दिया। एक टॉपिक आता है जहां पे फैक्टर्स हैं ओवरऑल ऑडिट प्लान, यहाँ पे है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। लेकिन पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, इसमें से पूछेंगे डिस्क्रिप्शन बताओ, तो पेपर में क्वेश्चन ये आएगा। बार बार मैं आपको यही हिंट दे रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा, द ऑडिटर शैल डेवलप द ऑडिट प्लान दैट शैल इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन दिस। तो ये आ गया ना। तो अगर आपको ऑडिट प्लान करके चलना है तो 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर, एंटी ऑफ प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद एंटी ऑफ प्लान्ड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, इसको बोलते हैं यार, सीधा प्लान्ड को छोड़ दो, इसको बोलते हैं एंटी ऑफ रैप। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को आपने लेके चलना पड़ेगा कि उसकी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या है। फिर एंटी ऑफ फैप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जो ऐसे 330 में बात करेगा। फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर, एंटी ऑफ रैप 315, एंटी ऑफ फैप 330, एंटी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। कह रहे हैं ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। हाँ, सर ने पहले ही बता दिया था, सबसे ऊपर क्या होता है ऑडिट स्ट्रेटेजी, उससे डिटेल में ऑडिट प्लान, उससे डिटेल में ऑडिट प्रोग्रामिंग।
तो क्या लेके चलना पड़ेगा? पहला डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में एंटी ऑफ रैप ऐसे 315, एंटी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या बोलता हूं? एंटी ऑफ फैप, और तीसरा एंटी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर, और आगे लिख दिया कि ऑडिट जो प्लानिंग है ना वो ज्यादा आपकी ऑडिट प्लानिंग ऑडिट प्रोग्रामिंग से ज्यादा डिटेल्ड होती है। उसी के साथ आपको डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान डेवलप करते हुए आपको नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इट इज इसके लिए नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? सबसे पहले ऐसे 315 के अकॉर्डिंग आप अंडरस्टैंडिंग लो किन चीज की, कि मेरा क्लाइंट की इंडस्ट्री क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज वगैरह क्या है, कंपनी की नेचर क्या है, उसके ऑपरेशंस, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कंपनी में कौन कौन सी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं या प्लान्स हैं। इसके ऊपर मैं केस स्टडी कई बार एक्सपेक्ट करता हूं कि टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो लगी हुई है या जो लगने वाली है, कंपनी का फाइनेंस स्ट्रक्चर क्या है, डेट ज्यादा है, इक्विटी ज्यादा है, कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, या अगर उसको आप चेंज कर रहे हो तो उसके रीजंस क्या है। ये नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस है विच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट। क्या कंपनी की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, यार अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ एक वर्ड तो हमेशा ही जुड़ा होता है ना, कंसिस्टेंसी। और कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स या स्ट्रेटेजीज हैं फ्यूचर के लिए, और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये आपके पास क्या था पॉइंट, ये आपके पास था डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान के अंदर नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। अगला पॉइंट आपके पास है चेंजेस। ओ यार, चेंजेस ऑफ प्लानिंग, changes to planning decision during the course of audit. The auditor shall update and change the overall audit strategy as per necessary. जब जरूरत हुई तो क्या हम अपने प्लान चेंज नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन क्या 3 रीजन होते हैं ऑडिटर में नीड टू मॉडिफाई द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। 3 रीजन, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया हो, चेंज इन कंडीशंस हो गई हो, या अगर आपको कोई और एविडेंसेस मिल चुके हों, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ चुके हों, चेंज इन कंडीशंस हो और एविडेंसेस मिल गए हों, तो आप देखोगे क्या आपको नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एंटी ऑफ फैप, क्या आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो आपने आगे लगाने थे उसको चेंज करने की जरूरत आई या नहीं आई। उसके बाद है प्लानिंग का टॉपिक, प्लानिंग डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। ये देख लो जी, आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन है जी, कैसे इग्नोर कर दें, पहले तो ऐसे क्वेश्चंस को हम छोड़ भी देते थे। एज पर ऐसे 300 ऑडिटर शैल प्लान द एंटी ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू, इसको हम बोलते हैं बेटा डीएसआर। डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना, फिर रिव्यू करना। डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना, सुपरवाइज करना, ओवरऑल देखना चेक हो रहा है कि नहीं, रिव्यू में ओवरऑल प्रोसीजर में देख लेना है। The NTE of direction and supervision of engagement team member and review of their work depending upon the many factors। कह रहे हैं ये जो DSR है ना, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपकी कंपनी का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एरिया ऑफ द ऑडिट क्या है, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, आपके जो टीम मेंबर्स हैं काबिल हैं या नहीं है, और क्या रिस्क होने के चांसेस हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं DSR के टाइम पे 4 फैक्टर्स, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ द ऑडिट, कॉम्पिटेंस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, और क्या आपने रिस्क असेस किए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है रोमम। इनको ध्यान में रख के आप अपनी प्लानिंग को डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू करोगे। ये क्या टॉपिक है? प्लानिंग को डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एरिया ऑफ द ऑडिट, कॉम्पिटेंस ऑफ टीम मेंबर्स या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे क्वेश्चन देख लेना, इस हिसाब से बनाया हुआ है आईसीआई ने। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान। ऐसे तुच्छ टाइप के टॉपिक्स हम कभी देखते भी नहीं थे। आईसीआई यही देखता है कि आप क्या नहीं देखते, तो आईसीआई चाहता है कि जो हम देख रहे हैं और आप पहले नहीं देख रहे थे तो वो आप अब देखो, क्योंकि हमने अभी देखा। क्या आपने देखा? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, जो जो आपने ऑडिट प्लान बनाए उसको डॉक्यूमेंट करके रखो ना, कल को आपके ऊपर कोई बात आई। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, हम अपनी सीए प्रैक्टिस में क्या करते हैं बेटा, हम अपनी सीए प्रैक्टिस में कई बार कई तरह की रिपोर्ट्स या सर्टिफिकेट्स बनने होते हैं। कभी कभी हम वैसे ही साइन करके यूडी लगा देते हैं, कभी कभी नहीं लगाते। तो कई बार अगर बात हम पे ना आ जाए, गुड़गांव वाला केस याद है, 2 सीए को अंदर डाल दिया था, तो क्या हुआ था? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखी थी। तो जो भी आप क्लाइंट का काम कर रहे हो ना, तो क्या एडवाइजेबल है, सारे कागज रखो, उसके बाद देखो। तो ऑडिटर क्या क्या डॉक्यूमेंट रखेगा, अपनी सारी स्ट्रैटेजी को संभाल के रखेगा, अपने ऑडिट प्लान को संभाल के रखेगा, और जो भी चेंजेस हुए सारे स्ट्रैटेजी को, सारे प्लान्स को, जो भी चेंजेस हुए उसको। क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं? आईसीआई ने जो आरटीपी नवंबर 2 में दिया ना आंसर, ये वाला भी साथ में दिया
कह रहे हैं सबसे पहले एंटी ऑफ रैप रिकॉर्ड रखना है आपने। क्या कहा? एंटी ऑफ रैप, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रैप आपने क्या लगाया, फैप क्या लगाया, मतलब ऐसे 315 में क्या क्या आपने देखा, ऐसे 330 में क्या लगाया, मतलब आपने आंखें अपनी खुली रखी या नहीं रखी, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इट ऑल्सो सर्व द रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग का आपने रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस, जो चेंजेस हुए ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में, प्लान में, उसके चेंजेस को लिख के रखो, ठीक है। क्या आप लोगों ने की डिसीजन लिए ऑडिट के दौरान, क्या क्या मेन डिसीजन लिए, उसका ध्यान में रखो, उसको लिख के रखो। और उस चेंजेस को, जो चेंजेस अभी ऊपर हुए थे, उनका आपने क्या रिस्पॉन्स किया, उसको भी ध्यान में रख के चलो। इस सभी को आपने लिख के रखना है, पेन ड्राइव में सेव कर लो, कॉपी पे सेव कर लो। इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान। क्या क्या? एंटी ऑफ रैप और फैप, प्रॉपर प्लानिंग का डॉक्यूमेंट, ठीक है, चेंजेस का डॉक्यूमेंट, चेंजेस के रिस्पॉन्स का डॉक्यूमेंट, और की ऑडिट डिसीजन जो भी आप लोगों ने लिए, की ऑडिट डिसीजन जो भी आपने लिए, ऑडिट प्लान वो भी आपने रखने हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कि फॉलोइंग थिंग्स शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ ऑडिटेड डॉक्यूमेंटेशन, कि आपकी कंपनी के साथ क्या डिस्कशन हुई, प्री अप्रूवल सर्विसेज क्या क्या हुई रखी हैं, एक्सेस लेटर्स क्या क्या हैं, एग्रीमेंट मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ क्या क्या है, ऑडिटर्स रिपोर्ट का फॉर्मेट ऐसे 700 के अकॉर्डिंग क्या क्या है, अदर रिपोर्ट्स। ये सारे सीए संभाल के रखेगा, ताकि कल को कुछ गड़बड़ी हो जाए आप दिखा सकते हो कि देखो जी हमारे पास तो है। अगला है आपके पास प्लानिंग एक्टिविटीज। प्लानिंग एक्टिविटीज, एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, सेल्फ रीड, डेवलपमेंट द ऑडिट प्लान ऑलरेडी कर चुके हैं, एंटी ऑफ रैप 315, एंटी ऑफ फैप 330, अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर। पास ईयर के क्वेश्चन है, ये आप अपने आप देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन है। अगला टॉपिक जो मैंने आपको कहा था ना, थोड़ा मिक्स सा हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। इसमें फैक्टर्स हैं, अगर आपको ओवरऑल ऑडिट प्लान बना के चलना है लाइक एक ऑडिट स्ट्रेटेजी। देखो सबसे पहले चैप्टर क्या था, ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग। उसके बाद एक टॉपिक आ रहा था डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, जिसमें पहला था डिस्क्रिप्शन, दूसरा था नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, जो मैंने कहा था पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। यहाँ पे एक सेपरेट टॉपिक डाला गया डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। अगर आपने ओवरऑल ऑडिट प्लान को डेवलप करना है तो उसके फैक्टर्स बताओ क्या क्या लेके चलोगे। तो सबसे पहले आप देखो कि आपकी स्टैट्यूटरी या एंगेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स कब देनी है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या लगती हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज एडोप्टेड बाय क्लाइंट्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट यानी कि एएस एंड एसए, सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज कौन कौन से हैं आपके हिसाब से, मटेरियलिटी लेवल एसए 320 के हिसाब से क्या लगता है, कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, ये दोनों शब्द तो भाई भाई हमेशा साथ जुड़ते हैं। अगला है ऑडिट एविडेंसेस टू बी ऑब्टेन, एसए 500। उसके बाद ये वाले तो देखो चार तो भाई भाई हैं, ये तो चार इंसान आने वाले हैं। इसको मैं क्या लिखूं, देखो इंटरनल ऑडिटर के काम को आप कैसे देखोगे, अदर ऑडिटर के काम के कैसे देखोगे, एक्सपर्ट के काम को कैसे देखोगे, और जॉइंट ऑडिटर को, मतलब इन चारों के काम को या इन्वॉल्वमेंट को कैसे देखोगे। इंटरनल ऑडिटर, अदर ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर, एक्सपर्ट। इंटरनल ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, अदर ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर, एक्सपर्ट। इंटरनल ऑडिटर, अदर ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर, एक्सपर्ट, ये आप देख लेना। एस्टैब्लिशिंग द कोऑर्डिनेटिंग स्टाफिंग रिक्वायरमेंट, उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट करके चलना है स्टाफिंग रिक्वायरमेंट में क्या क्या है, ठीक है। जल्दी से आंखें बंद करो, ये 15 पॉइंट याद करो, इसमें से कोई 11 या 12 पॉइंट याद हो जाने चाहिए, जिसमें से ये वाले चार तो पक्का, इंटरनल ऑडिटर, अदर ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर। जल्दी 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 आंखें बंद करो। हाँ, मैं तो थोड़ी सी एडिटिंग कर दूंगा वीडियो की, लेकिन आपको आंखें बंद करके ये पॉइंट याद करने हैं। 90 सेकंड्स टाइम दे दिया मैंने, 90 सेकंड्स, जल्दी से 90 सेकंड्स में ये पॉइंट याद करो, लिख के देखो, जल्दी से रफली लिख के देख लो, केमिस्ट वाली लैंग्वेज में लिख के देख लो। चलिए जी अगले पार्ट पे, ऑडिट स्ट्रेटेजी। मेरी छोटी सी ब्रेक हो गई, आपने याद कर लिया पिछला पॉइंट, ओवरऑल ऑडिट प्लान। आगे हम शुरू करें ऑडिट स्ट्रेटेजी। चलिए ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। ऑडिट प्लान हमारा हो चुका है, आगे हमारा स्टार्ट हो रहा है ऑडिट स्ट्रेटेजी। लेकिन कायदे से हमें ऑडिट स्ट्रेटेजी पहले करनी चाहिए ना, क्योंकि मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, पहले स्ट्रेटेजी है, फिर प्लानिंग है, फिर प्रोग्रामिंग है। लेकिन अब आईसीए ने इस अकॉर्डिंग दिया हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं। ऑडिट स्ट्रेटेजी मीनिंग देख लो जी, उसका क्या है। ऑडिट स्ट्रेटेजी जब भी वर्ड आएगा ना, तो इसमें ये जुड़ा होगा एसटीडी। सर एसटीडी मतलब ऑडिट स्ट्रेटेजी आपके स्कोप को, आपकी टाइमिंग को और आपकी ऑडिट की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। तो जब भी ऑडिट स्ट्रेटेजी वर्ड दिखे तो आपको साथ में क्या आना चाहिए, एसटीडी। ये वो एसटीडी कॉलिंग वाला नहीं है, ये एसटीडी क्या है, स्कोप का, टाइमिंग का और डायरेक्शन ऑफ ऑडिटिंग का
मतलब ओवरऑल बेसिस पे आपकी ऑडिटिंग का स्कोप क्या है, कितने टाइम में आप खत्म करना चाहते हो, कितने टाइम की ऑडिट है, 1 साल की, 2 साल की, और किस हिसाब से आप डायरेक्शन लेके चलना चाहते हो। और ये डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, ये ऑडिट प्लान को डेवलप करती है। ऑडिट स्ट्रेटजी हो गई, उसके बाद फॉलो क्या किया जाएगा, ऑडिट प्लान, यानी कि ऑडिट प्लान उसके बाद डेवलप किया जाएगा। ऑडिट स्ट्रेटजी का मेन फोकस क्या होता है, अचीविंग द नेसेसरी ऑडिट एश्योरेंस एट द लोएस्ट कॉस्ट विद ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। सीक्वेंस हमें पहले ही पता है, स्ट्रेटजी, प्लानिंग और ऑडिट प्रोग्रामिंग। अब ऑडिट स्ट्रेटजी अगर हम बना रहे हैं उसके क्या हेल्पफुल है, ठीक है, क्या हेल्पफुल है वो, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या असिस्ट करती है ऑडिट स्ट्रेटजी। सबसे पहले कह रहे हैं ये असिस्ट करती है ऑडिटर को, पेपर में क्वेश्चन इसका आएगा, ये वाली 3 लाइन हुआ, ऑडिट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन द मैटर्स सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिटर्स रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो अब इसमें देख लो क्या क्या है। डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटजी क्या में हेल्प करती है, रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने के लिए। रिसोर्सेज डिप्लॉय मतलब कि एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स हम लगाएं, हाई रिस्क एरियाज कौन कौन से हैं, कौन कौन से एक्सपर्ट्स की हमें जरूरत पड़ सकती है, या कॉम्प्लेक्स मैटर क्या है, इसको नॉर्मली बोला जाता है डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद है जो रिसोर्सेज आपने लगा दिए उसको एलोकेट करना स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज पे। जैसे मैंने ऑडिट एंगेजमेंट टीम मेंबर ऊपर लगा दिया, डिप्लॉय कर दिया, अब उसको क्या काम असाइन करना है, वो रिसोर्सेज को एलोकेशन बोलते हैं। तीसरा आपके पास है टाइमिंग ऑफ डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आप लोग डिप्लॉय कर रहे हो, लगा रहे हो, उसकी टाइमिंग्स को ध्यान में रखना है। उसके बाद उसकी कट ऑफ डेट्स क्या हैं, इंटरिम ऑडिट स्टेज क्या बनेगी। उसके बाद है इन सभी को आपको मैनेज, डायरेक्ट, सुपरवाइज करके चलना है। जो रिसोर्सेज आपने डिप्लॉय किए, जो रिसोर्सेज आपने एलोकेट किए, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, और साथ में उसको मैनेज, डायरेक्ट या सुपरवाइज करके चलना है, उनको ब्रीफली लेके चलना है, मीटिंग्स वगैरह जो भी हैं, इन सब चीजों का रिव्यू करना, इसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट स्ट्रेटजी के इंपॉर्टेंस। इसकी मेमोरी टेक्निक लिखो, डैड की टाइमिंग, डैड की टाइमिंग। पहला डैड मतलब डी से क्या आपके पास पढ़ रहा है, डी से आपके पास पढ़ रहा है डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज। उसके बाद ए से आपके पास पढ़ रहा है एलोकेट, फिर डी से आपके पास पढ़ रहा है ये डायरेक्टिंग वाला, और टाइमिंग, ये हो गया टाइमिंग ऑफ डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। इंपॉर्टेंस है डैड की टाइमिंग, डी से डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, ए से एलोकेटिंग, फिर डी से मैनेजिंग, डायरेक्शन एंड सुपरवाइजिंग द रिसोर्सेज, और फिर टाइमिंग से टाइमिंग ऑफ डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज। चलिए जी आगे, आरटीपी में 20 का क्वेश्चन था, ये देख लो जी। क्वेश्चन की लेंथ देखो, आप गए वो दिन फाउंडेशन वाले, इंटर वाले, सीपीटी वाले। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट, तीसरा टॉपिक हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी का मतलब ऐसे 300 बात करेगा कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को कैसे आप लोगों ने एस्टैब्लिश करना है, बनाना है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, जो भी आपकी ऑडिट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स आपने देखने हैं कि किस किस को आपने रिपोर्ट करनी है। कंसीडर द फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट आर सिग्निफिकेंट, फिर आप देखो ऑडिटर की जजमेंट से कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, उसको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करते हुए ध्यान में रखना है। कोई प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की है, लाइक रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की है, उसके रिजल्ट को ध्यान में रखना है। और एंटी ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उनके एंटी। इसकी मेमोरी टेक्निक लिखो, केयर फैक्टर्स, सी से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, ए से आपके पास है रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, तो एक्टिविटी से पड़ गया ए। आर से आपके पास है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ई से आपके पास है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ये वाला ई मैंने ले लिया, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। और फैक्टर्स का मतलब है वो वाले फैक्टर्स भी कंसीडर करके चलो जो ऑडिटर को लगता है जरूरी है। सबसे ज्यादा तो यही लगता है, ऑडिटर तो अपने एक्सपीरियंस से देखेगा ना क्या क्या जरूरी है। पहला टॉपिक था ऑडिट स्ट्रेटजी का स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। दूसरा आपके पास था हेल्पफुल या असिस्टेंस, जिसमें आ रहा था डैड की टाइमिंग। तीसरा आपके पास है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी, इसमें आपके पास क्या आ रहा है, केयर फैक्टर्स। फोर्थ नंबर पे है आपके पास रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स बन सकता है इसका, ट्रू फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट। क्या ये इंटर रिलेटेड है या इनवर्स रिलेटेड है, तो स्ट्रेटजी और प्लान आपस में जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है। पहले स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, देन ऑडिट प्लान बनाया जाएगा। एक बार ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बन गई तो ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाया दिया जाएगा, वेरियस मैटर्स को ध्यान में रखके, ताकि एफिशिएंट यूज हो जाए ऑडिटर्स के रिसोर्सेज का। फिर ऑडिट स्ट्रेटजी आपको क्या करती है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, ये तो हमने पहले ही देख लिया, एसटीडी, ये ध्यान में रखती है। और कह रहे हैं उसके बाद
Establishment of overall audit strategy and detailed plan are not necessarily discrete or sequential but closely interrelated. कह रहे हैं कोई discrete या sequential steps नहीं है कि जो हमने लिख दिए सेम टू सेम होंगे, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से बस ये इंटर रिलेटेड है, चेंजेस कर सकते हो। ये है स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का डिफरेंस। क्वेश्चंस देख लेना, ये पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगला टॉपिक शुरू करें, थर्ड ऑडिट प्रोग्रामिंग। ऑडिट प्रोग्रामिंग का मतलब मैंने आपको बताया था मोर डिटेल्ड, सबसे ज्यादा डिटेल में क्या होता है ऑडिट प्रोग्रामिंग। स्ट्रैटेजी में आप लोगों ने स्कोप डिसाइड कर लिया, टाइमिंग डिसाइड कर ली, टीम मेंबर डिसाइड कर लिए। प्लानिंग में आपने देख लिया उस टीम मेंबर में से P&L अकाउंट की ऑडिट आपने करनी है, बैलेंस शीट की आपने। अब P&L के बीच में, ट्रेडिंग P&L के बीच में क्लोजिंग स्टॉक है, सेल है, उसका पूरा डिटेल ऑडिट करना, उसके सारे बिल निकलवाना, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, कौन सी सेल क्रेडिट है, कौन सी सेल कैश है, ये सारा चीज। अगर देखो रिवीजन क्लास की जगह रेगुलर बैच चल रहा होता है ना, तो मैं ऑडिट प्रोग्राम की लिस्ट दिखाता हूँ, जनरली बिग फोर्स में होते हैं। बिग फोर्स में जब भी काम असाइन किया जाता है ना, तो ऑडिट प्रोग्राम की मेल दे दी जाती है फ्रॉम द सीनियर्स कि आपको ऐसे ऐसे करना है। तो हर चीज का ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, पूरा डिटेल में घुस जाओ। कहने का मतलब है यहाँ पे आप लोगों ने सीआईडी बन जाना है, ठीक है जी। डेफिनेशन क्या है ऑडिट प्रोग्रामिंग की? डेफिनेशन सुन लो क्या है। कह रहे हैं कंसिस्ट ऑफ वेरियस सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर। जब भी ये वेरिफिकेशन प्रोसीजर आता है तो समझ लो रैप फैप सब कुछ आ जाता है ऐसे 300 के अकॉर्डिंग। टू बी अप्लाइड ऑन द एफएस। ऑडिट प्रोग्रामिंग में बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रोसीजर हैं जो आपने एफएस पे लगाने हैं। सफिशिएंट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं और लास्ट में ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। सफिशिएंट एविडेंसेस के लिए ऐसे 500, ओपिनियन के लिए ऐसे 700। देखा जाए 3 स्टैंडर्ड्स की सीरीज लग रही है। सबसे पहला सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर लग रहा है ऐसे 300 के अकॉर्डिंग, टू बी अप्लाइड ऑन द ऑडिट एफएस, ठीक है। एविडेंसेस ऑब्टेन करना ऐसे 500, लास्ट में रिपोर्टिंग करना, ओपिनियन देना ऐसे 700। ओपिनियन देने तक, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने तक आपका ऑडिट प्रोग्राम बनता है। उसके बाद है मीनिंग एंड नेचर। क्या मीनिंग है ऑडिट प्रोग्राम का, क्या नेचर है? सबसे पहले बोल रहे हैं ये वही जो मैंने आपको बता दिया, ये डिटेल्ड प्लान में चलता है ऑडिट वर्क, ठीक है जी। बिगर यूनिट्स, बिगर ऑडिट्स यानी कि बिग 4 वाले ज्यादा इसको अप्लाई करते हैं, रिलायंस की ऑडिट के लिए, टाटा की ऑडिट के लिए, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं। Simply means examination and verification steps to be applied in such a way that relationship of all audit steps are clearly shown. Audit program comprises different set of techniques. कई तरह के आप टेक्निक्स लगा सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई सॉफ्टवेयर लगा सकते हो, अपनी जजमेंट लगा सकते हो। It is detailed and in depth procedure applied for forming the opinion ऐसे 700 के अकॉर्डिंग। और उसके बाद है बेसिस फॉर सुपरविजन ऑफ द वर्क, और ये लास्ट में आपका सुपरविजन का काम भी करेगा। जल्दी से एक बार के लिए पढ़ लो, 2 मिनट दिए। डेफिनेशन और मीनिंग पढ़ो, देखो कोई पॉइंट में अगर डाउट हो तो। ठीक है जी। डिटेल प्लान है, इन डेप्थ है, बिगर यूनिट्स में लगेगा, वेरियस सेट ऑफ टेक्निक्स हैं, कई तरह के वेरिफिकेशन प्रोसीजर लगाए जाएंगे, ठीक है जी। 2 पॉइंट्स हमारे हो गए हैं ऑडिट प्रोग्रामिंग के। चलो जी तीसरे पे आ जाओ, अभी खत्म हो जाएगा चैप्टर, छोटा सा है। इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल। क्या यार एक प्रोग्राम आपने बना लिया अपने एक क्लाइंट के लिए, तो क्या दूसरे और तीसरे क्लाइंट्स के लिए भी सेम प्रोसीजर लगाओगे क्या? नहीं सर, हर चीज के लिए ऑडिट प्रोग्राम डिफरेंट होगा। कह रहे हैं जैसे कि हर किसी के बिजनेस वेरी करते हैं नेचर में, साइज में, कॉम्पोजिशन में, तो आपका प्रोग्राम भी वेरी करेगा। एफिशिएंसी एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड एग्जैक्ट नेचर ऑफ सर्विस टू बी रेंडर्ड बाय ऑडिटर आर द अदर फैक्टर्स। कह रहे हैं उसको हमने क्या सर्विस देनी है। किसी क्लाइंट के लिए हमने स्टॉक ऑडिट कर रहे हैं, किसी की हम इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, किसी में कुछ सर्टिफिकेशन डाल रहे हैं, किसी में हम सिर्फ प्लांट और मशीनरी का चेक करने गए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं एक ऑडिट प्रोग्राम सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाता। बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपके पास है पीरियडिकल रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों ने ऑडिट, जैसे एक बड़ी कंपनी है उसकी इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, आपने अपने 2 आर्टिकल्स को और एक एम्प्लॉय को भेज दिया, क्या आप उसकी पीरियडिकल रिव्यू नहीं करोगे कि सही कर रहे हैं कि नहीं? जो बन गया कि वो वही का वही ठप्पा लग जाएगा? नहीं सर, उसको पीरियडिकली रिव्यू करना पड़ेगा ताकि पता चल सके वो ठीक कर रहे हैं, कोई गलती है तो उसको मॉडिफाई किया जाएगा। तो कह रहे हैं कोई भी ऑडिट प्रोग्राम है वो आपको पीरियडिकली रिव्यू करना है। तो कैसे होगा कि जैसे आपको रिक्विजिट नॉलेज है या जो भी एविडेंसेस आपके पास अवेलेबल है उसके बेस पे आप अपने ये पीरियडिकल रिव्यू को कीप द प्रोग्राम अप टू डेट, अपने प्रोग्राम को अप टू डेट रखो। अगर नेसेसरी चेंजेस है, फॉर एग्जांपल आप लोग ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट के दौरान कोई नया लॉ आ गया, कोई नई नोटिफिकेशन आ गई, उन्होंने बोला रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे है, तो आपको अपने ऑडिट प्रोग्राम को अपडेट करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट की बिजनेस पॉलिसीज ही कोई चेंज हो रही हैं, ठीक है, और उसके बाद ऑडिटर डज नॉट नो अबाउट, ऑडिटर को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो इस बारे में आप ऑडिटर को जिम्मेवार नहीं ठहराओगे।
इफ द प्रोग्राम इज नॉट ऑफिशियली चेंज बाय द प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल ऑडिट प्रोग्राम को चेंज नहीं कर रहा तो जो पहले ओरिजिनल इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ऑडिट प्रोग्राम चलता रहेगा। तो ये 4 पॉइंट्स आपके पास है। इसकी मेमोरी टेक्निक है रोक। आज मैं मेमोरी टेक्निक्स बहुत सारे लिखवा रहा हूं, क्यों? क्योंकि आज के जो टॉपिक है ना वो स्टैंडर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, थ्रेटिकल है। तो मैं इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादातर मेमोरी टेक्निक्स में विश्वास करता हूं, ना कि स्टैंडर्ड या लॉजिकल टॉपिक पे। इसकी मेमोरी टेक्निक है रोक। आर से रिक्विजिट नॉलेज एंड एविडेंसेस मिलना चाहिए। ओ से आपके पास ये है ऑफिशियली, अगर प्रिंसिपल ने ऑफिशियली चेंज नहीं किया तो ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। सी से आपके पास है अगर कंपनी की या क्लाइंट की बिजनेस पॉलिसीज चेंज हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्या कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम को देखो। और के से आपके पास है ये कीप, अपने प्रोग्राम को, ऑडिट प्रोग्राम जो आपने बनाया है डिटेल में सेल के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए, फलानी किसी भी चीज के लिए, तो उसको आप अप कीप टू अप टू डेट रखो। उसके बाद है 5वां कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। लेटेस्ट टॉपिक है आरटीपी में नवंबर 22 में भी डाला गया, कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम बनाना। ये 2-3 ना सेम टॉपिक आने वाले हैं। एक आएगा कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम, एक आएगा डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम। वो मैं आपको कंपैरिजन करवाऊंगा, तो वीडियो देखते रहना आप लोग। ये 2-3 टॉपिक ना अजीब तरीके से हैं और आरटीपी में डाल भी दिए गए। कह रहे हैं अगर आपको ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, तो फॉलोइंग पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्या? ऑडिट प्रोग्राम बनाते हुए जो भी असाइनमेंट है, असाइनमेंट स्टॉक ऑडिट भी हो सकती है, इंटरनल ऑडिट भी हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी की सर्टिफिकेशन भी हो सकती है, किसी चीज की वैल्यूएशन भी हो सकती है। पहले तो उस चीज के असाइनमेंट के स्कोप और लिमिटेशंस को ध्यान में रखो। क्या कर रहे हैं हम? ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऑडिट प्रोग्राम को बना रहे हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम बनाते हुए पहले सबसे पहले स्कोप और लिमिटेशन का ध्यान रखो। रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद बेस्ट एविडेंसेस ऐसे 500 के अकॉर्डिंग जो आपको मिल सकते हैं वो ध्यान में रखो। वो वाले स्टेप या प्रोसीजर आप लगाओ ऑडिट प्रोग्राम में जो आपको, मतलब आपका जो प्रोसीजर है या ऑब्जेक्ट्स अचीव करने में हेल्पफुल हो। कंसीडर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। कभी भी कोई चीज ऐसी नहीं होती कि जैसे आपने प्रोग्राम या प्लान बना लिया एग्जैक्ट वही मिल जाएगी। शादी की भी तो कितनी सारी तैयारियां की जाती है ना कि हाँ भाई ये करेंगे वो करेंगे, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो एरर्स या कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है। गलतियों का स्कोप हमेशा लेके चलो। आप हमेशा यही सोच के चलना 5 से 10% गलतियां निकलने के चांसेस है जो आपने सोची ही नहीं है। उसके बाद सारे प्रोसीजर को कोऑर्डिनेट करके चलना। ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम क्या है? स्कोप और लिमिटेशंस, रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम, बेस्ट ऑडिट एविडेंसेस, स्टेप्स एंड प्रोसीजर जो हेल्पफुल हो, पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर को ध्यान में रखो, कोऑर्डिनेट करके चलो प्रोसीजर्स को। ठीक है सर, आगे चलो। उसके बाद आपके पास है टॉपिक कितने हो गए? 5 हो गए। ऑडिट प्रोग्राम में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक नंबर 6 आपके पास है ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट प्रोग्राम इस हिसाब से बनाओ कि ताकि आपको एविडेंसेस अच्छे मिल सके। तो इस हिसाब से अपना प्रोसीजर बनाना ताकि आपको एविडेंसेस मिल सके। कौन कौन से बेस्ट ऑडिट एविडेंस है आपके प्रोग्राम के लिए, वो एक्सपर्ट की नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। प्रायर नॉलेज मतलब आपकी नॉलेज के ऊपर है कि कौन कौन से आपको एविडेंसेस की जरूरत है। जैसे सेल है, सेल के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या इनवॉइस आप लोगों ने बनाए, क्या प्राइस लिस्ट थी, इन्वेंट्री वालों ने वहां पे मतलब एंट्री डाल दी कि नहीं, सेल मैनेजर की एडवाइस क्या थी इन्वेंट्री वाले सेक्शन में कि ये मुझे चाहिए। तो ये एक एग्जांपल है कि अगर आप सेल्स की ऑडिट करने जा रहे हो तो क्या क्या एविडेंसेस की जरूरत पड़ सकती है। बीआरएस करनी है बैंक रिकंसिलिएशन के लिए तो बैंक के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद है सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। एन ऑडिटर पिक्स द एविडेंसेस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स। तो सोर्सेज का मतलब है ऑडिटर को वो एविडेंसेस कहां से मिलेंगे। यार एक बात बताओ, किसी क्लाइंट की ऑडिट करने गए, एविडेंसेस कहां से मिलेंगे? उसके अकाउंटेंट से मांग लोगे, उसके कैशियर से मांग लोगे, जो उसका इन्वेंट्री वाला वो प्रोड्यूस स्टोर कीपर है उससे मांगोगे। कहने का मतलब है क्लाइंट से ही तो मांगोगे। ये वो सोर्सेज है कहां कहां से आप अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर सकते हो और कौन कौन तरीके के एविडेंसेस आप इकट्ठे कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ले लो, कंपनी का एमओए एओए पता चल जाएगा कि कंपनी का जो मेन एक्टिविटी है, लो में पढ़ते हो ना एमओए, कौन कौन सी कंपनी का मेन काम है वहां से पता चल जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन करके चलो। अगर देखो जब हम स्टॉक ऑडिट करने जाते हो ना आप लोग, तो सबसे पहले वो आपको कंप्यूटर में एंट्रीज चढ़वा देते हैं कि ये स्टॉक है वो स्टॉक है। कई कई डिब्बे खोल के दिखाते हैं, कोई नहीं दिखाते। तो आप लोगों के लिए अब स्टॉक एविडेंस, स्टॉक काउंटिंग या स्टॉक ऑडिट है, तो आप लोगों ने कागजी कार्रवाई तो करनी है, साथ में फिजिकली कार्रवाई भी करनी है, चेक करने। मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन ले लो, एम्प्लॉय से एक्सप्लेनेशन ले लो, किसी थर्ड पार्टी डाटा क्रिएटर से पूछ लो, अपनी अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस करके देख लो, ट्रायल बैलेंस इनके सबके टोटल ठीक है कि नहीं, कंपनी की मिनट बुक्स, ये सब चीजें चेक कर लो। तो यहां से आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे। देन
चले जी अगले टॉपिक पे। ठीक है सर, आज स्पीड आप अच्छी बना के चल रहे हो। ओके, अगला टॉपिक कौन सा आपके पास? टॉपिक 6 हो गए, टॉपिक नंबर 7 पे आ जाओ। कंस्ट्रक्शन हो गया था। कंस्ट्रक्शन वाले में हमारे पास क्या मेमोरी टेक्निक थी, याद रखना। कंस्ट्रक्शन वाले में हमारे पास ये थी, मेमोरी टेक्निक तो नहीं थी। स्कोप लिमिटेशन, रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम, बेस्ट एविडेंसेस। पहले था कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, पता नहीं आईसीए ने क्या सोच के बनाया। डेवलपिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, एक होता है कंस्ट्रक्शन, एक होता है डेवलपिंग। ठीक है जी, यही होगा। तो अगर आपने अपने ऑडिट प्रोग्राम को आगे डेवलप करना है, ठीक है जी, याद रख लेना, ऊपर कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे डेवलपिंग है। कंस्ट्रक्शन वाले में हेडिंग्स नहीं है, डेवलपिंग वाले में अच्छा डेवलप हो रहा है, तो याद रख लेना हेडिंग है। सबसे पहले तो ऑडिट प्रोग्राम आपका रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि आपको मेनली क्या चाहिए, और अपने जो असिस्टेंट है, आर्टिकल्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको क्लियरली कन्वे कर देना कि हम ये ऑडिट इस मकसद से कर रहे हैं, मुझे मेनली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिलायंस करना, वो आप कर भी सकते हो, ऑडिटर मे विश या डिसाइड में नोट टू रिलाई। अगर आप उनके इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिलाई करोगे, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अटेंडेंस शीट देखनी है, तो अटेंडेंस शीट में बायोमेट्रिक डिवाइस लगा हुआ है, तो अगर आपने बायोमेट्रिक का वो प्रिंट आउट निकलवा लिया कि हाँ जी इतने इस एम्प्लॉय की इतने बजे या जो भी अटेंडेंस है, अगर आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा तो 2-3 बार खुद करके देख लो, क्या वो सच में कंप्यूटर वही का वही सेम टाइमिंग ड्यूरेशन उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। तो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल पे यू मे विश टू रिलाई और यू मे विश नॉट टू रिलाई। टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या है? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, इन डिसाइडिंग व्हेन ऑडिट द प्रोसीजर। और लास्ट में कह रहे हैं ऑडिट प्लानिंग करके चलना। तो ऑडिट प्लानिंग कब होती है? कह रहे हैं ऑडिट प्लानिंग जैसे ही, ये तुमने पहले ही पढ़ लिया था, कमेंस एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑडिट, जैसे पिछले साल की ऑडिट खत्म होती है और इस साल के ऑडिट का जब ओपिनियन देते हो, जब रिपोर्ट बनती है, तब तक आपका ऑडिट प्लान चलता रहता है। तो ऑडिट प्रोग्राम बनाते हुए ऑडिट प्लान को भी ध्यान में रखना। यार ऑडिट प्रोग्राम तो सबसे डिटेल्ड है, तो उसमें प्लान और स्ट्रेटेजी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन वाले में क्या था, पॉइंट अलग थे, यहाँ पे डेवलपिंग वाले में अलग है। रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव और असिस्टेंट को जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है, रिलायंस आपने इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कितना लगाना है, और उसके बाद कंपनी में सॉरी टाइमिंग क्या है, ऑडिट प्रोसीजर की फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और ऑडिट प्लानिंग। नेक्स्ट आपके पास है 8th। चलो पहले इस वाले पॉइंट को समाओ जल्दी से, 5 पॉइंट मन में बोल के देखो। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव एंड असिस्ट इंस्ट्रक्शंस, तीसरा रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, टाइमिंग, ऑडिट प्लानिंग। जल्दी समाओ, फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। अगला है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। एडवांटेजेस क्या ऑडिट प्रोग्राम के? सबसे पहला, एक तो गाइडेंस मिल जाती होती है, ठीक है, असिस्टेंट को गाइडेंस मिल जाती है, क्या काम आपने करना है, क्या काम आपने नहीं करना। उसके बाद आपको मेजर ऑडिट्स में, पर्टिकुलरली जो बड़ी बड़ी ऑडिट होती है, टोटल बेस पता चल जाता है क्या काम आपको करना है। सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स फॉर द जॉब, कैपेबिलिटी के हिसाब से पता चल जाएगा कौन सा काम किसको देना है, अगर मैंने प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। सिस्टमेटिकली ऑडिट परफॉर्म हो जाती होती है। सिग्नेचर ऑन प्रोग्राम एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने काम किया उसके सिग्नेचर करवा के चलो पता चल जाता है कि आजकल तो वैसे ही मेल्स का जमाना है। उसके बाद प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ, सारी ऑडिट को वो प्रोग्रेस कर सकता है। सक्सीडिंग ईयर में फायदा हो जाता है, और सर्व करता है एज एन एविडेंसेस। कल को अगर कुछ हो जाता है, ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, तो हमें पता है ऑडिट प्रोग्राम हमने किसको दिया था, उसको पकड़ सकते हैं। इसकी मेमोरी टेक्निक है जीएमसीएस की पावर 5। जीएमसीएस की पावर 5 मतलब पहले जो आपकी जो अभी ओपी नहीं चलती, आईटी ओपी, तो पहले हमारे टाइम पे इस ओपी का नाम होता था जीएमसीएस, ठीक है। तो जीएमसीएस 5, जी से गाइडेंस, एम से आपके पास है मेजर ऑडिट्स, फिर उसके बाद एस से सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स, सिस्टमेटिकली ऑडिट, सिग्नेचर, सक्सीडिंग ईयर में सर्व्स एंड ऑडिट एविडेंसेस, और बाकी एक रह गया जीएमसीएस। सी से आपके पास ये रह गया प्रिंसिपल कैन कंट्रोल। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9th आपके पास है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में क्या होता है, अगर आपने ऑडिट प्रोग्राम बना दिया ना, ये बड़ा मैकेनिकल सा स्टेप बन जाता है, जिसको वैसा ही फॉलो करना पड़ता है। एक रिजिड या इनफ्लेक्सिबल बन जाता है। जिस टीम मेंबर को दे दिया, अगर उस टीम मेंबर से उतनी एफिशिएंटली काम नहीं हो रहा, लेकिन प्रोग्राम बन गया, आप उसको वैसे चलाते चले जा रहे हो, तो बढ़िया बात नहीं है। उसके बाद आपके पास है, अगर चेंज इन स्टाफ और इंटरनल कंट्रोल, कंपनी का स्टाफ या इंटरनल कंट्रोल चेंज हो रहा है या फिर आपका, तो ऑडिट प्रोग्राम वहां पे फिर मैटर नहीं करता होता। इन एफिशिएंट असिस्टेंट, कई बार क्या होता है, हम ऐसा काम दे देते हैं किसी असिस्टेंट को जो वो कर नहीं पाता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया बैलेंस शीट फाइनलाइज आप लोगों ने करवानी है, तो नहीं हो पाता।
तो ये इनिशिएटिव को किल करता है। अगर आपने ऑडिट प्रोग्राम बना दिया, लिख के दे दिया, और किसी और के, मतलब एक्सेल का जमाना है, सॉफ्टवेयर का जमाना है, आपने फलानी ऑडिट दे दी इस असिस्टेंट को, वो मतलब उसके पास लेकिन दिमाग था कि यार इस ऑडिट को कम टाइम में भी किया जा सकता है, जो प्रोसीजर आपने बताया मेरे पास उसका शॉर्टकट है, लेकिन आपने बोला नहीं ऑडिट प्रोग्राम बन चुका है, तो इनिशिएटिव को किल करता है। तो इसकी मेमोरी टेक्निक है मिस्टर आई आई आई, ये मेमोरी टेक्निक है। डिसएडवांटेज में मिस्टर आई आई, एम से मैकेनिकल बन जाता है, आर से रिजिड और इनफ्लेक्सिबल बन जाता है, आई से कंपनी का इंटरनल कंट्रोल चेंज हो सकता है, तब आपके लिए फायदे वाली बात नहीं है। इनएफिशिएंट असिस्टेंट है और इनिशिएटिव को किल कर देता है। जो मैं आपको टॉपिक की बात कर रहा था ना, आगे जी 10th टॉपिक, डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम दैट रिलाइंग ऑन सर्टेन इंटरनल कंट्रोल। हमने कंस्ट्रक्शन वाला पढ़ लिया था जिसका पहला पॉइंट था स्कोप एंड लिमिटेशन। हमने डेवलपिंग वाला पढ़ा था जिसमें जो टॉपिक था उसमें पहला था रिटन प्रोग्राम, जिसमें 5 हेडिंग थी। रिटन प्रोग्राम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शन टू असिस्टेंट होने चाहिए। अब आईसीए ने आरटीपी नवंबर 22 में क्वेश्चन देखो क्या निकाला, डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम दैट रिलाई ऑन द सर्टेन इंटरनल कंट्रोल। अब मैं आपको डेवलपिंग वाले टॉपिक में लेके चल रहा हूं 7th में। तो उन्होंने देखो इसके ऊपर, ये वाले पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बना दिया। कह रहे हैं डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम है लेकिन रिलायंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल के लिए और टाइमिंग के लिए, तो इनके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। देखो हम पढ़ के देख लेते हैं। डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम, पहला पैराग्राफ पढ़ो। डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम में कंक्लूड रिलाइंग ऑन सर्टेन कंट्रोल, ठीक है, वो रिलाई कर भी सकता है, मे नॉट बी रिप्लाई, पहले ही पढ़ लिया था हमने। कंसीडर द टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऊपर वाले में चौथा पॉइंट था टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। उसके बाद कह रहे हैं और किन चीजों को ध्यान में रखना है, फॉर द पर्पस, फिर ऑडिट कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखो। कंस्ट्रक्शन वाले में देखो वही पॉइंट आ गया, स्कोप, लिमिटेशन, रिटन ऑडिट प्रोग्राम, रीजनेबल एविडेंस, स्टेप्स एंड प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ पे देखो कंसीडर ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, कोऑर्डिनेट। कहने का भाव ये है, इधर देखो यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक को और डेवलपिंग वाले टॉपिक को मिक्स करके टॉपिक बना दिया, डेवलपिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम दैट रिलाइंग सर्टेन इंटरनल कंट्रोल। तो अगर ये वाला टॉपिक आता, अगर तो देखो कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक आता है तो कंस्ट्रक्शन वाले में सिर्फ ये वाले पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर कंस्ट्रक्शन वाला आता है। अगर डेवलपिंग वाला आता है तो ऊपर वाली 5 हेडिंग्स, लेकिन अगर डेवलपिंग आता है और इंटरनल कंट्रोल के साथ आता है तो फिर आपको 2 पॉइंट यही लिखने हैं, इंटरनल कंट्रोल और टाइमिंग वाले, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंटरनल कंट्रोल वाला, ये लिखा हुआ है टाइमिंग वाला, और बाकी साथ में आपको कंस्ट्रक्शन के टॉपिक जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है सर, आ गया समझ? चलिए जी, ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, एक स्टैंडर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे 300 सीरीज का, मटेरियलिटी। नाम क्या है? ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। एक क्विक रिवीजन लेंगे। मटेरियलिटी क्या होती है? मटेरियलिटी हर वो चीज जहां से, अगर आप देखोगे नॉर्मली हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, उनको बोला जाता है मटेरियल। लेकिन अगर हम ऑडिटिंग या अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वहां पे डेफिनेशन दी होती है कि अगर कोई आइटम ऐसी है, कोई अमाउंट ऐसी है जहां से यूजर्स का जो डिसीजन है वो अफेक्ट हो सकता है। जहां से यूजर कहेगा कि मुझे कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना, डेटर कहेगा कि सॉरी हमारा क्रेडिटर कहेगा हमें क्रेडिट पे परचेज देनी है या नहीं देनी। तो कोई भी ऐसी अमाउंट, कोई भी ऐसी आइटम जहां से यूजर्स का, सामने वाले का डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है, इफेक्ट होता है, उसको बोला जाता है मटेरियलिटी आइटम। तो जब ऑडिटर जो है ऑडिट करने जाएगा तो वो मटेरियलिटी को कंसीडर करके चलेगा। अब ये थोड़ी ना है कि मेरे पास 5000 बिल है, सारे के सारी चेक करूंगा मैं, कुछ एक परसेंटेज लगा दी सैंपलिंग के तौर पे मटेरियलिटी के हिसाब से, कि जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी में नेट प्रॉफिट है 500, कंपनी में नेट प्रॉफिट है 50 लाख रुपए का, तो हमने एक परसेंटेज लगा दी, फॉर एग्जाम्पल 1%, तो 50 लाख का 1% होता है 50,000, तो मैं 50,000 को एक मटेरियल आइटम मानता हूं, तो इसको बोला जाता है मटेरियलिटी। तो ऑडिटर ने अपनी मटेरियलिटी लेवल चेक करके चलने। होता क्या है, जहां से यूजर्स का इकोनॉमिक डिसीजन इफेक्ट है, मटेरियलिटी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, उससे ही पता चल जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। मटेरियलिटी हमेशा प्रोफेशनल जजमेंट बेस रहेगी। किसी ने बोला 1% आइटम भी मटेरियल है, किसी ने बोला 10% भी मटेरियल नहीं है, तो हर ऑडिटर की अपनी प्रोफेशनल जजमेंट है। उससे वो प्रीलिमिनरी असेसमेंट करेगा रिलायबिलिटी की, कि क्या क्या मटेरियलिटी की, कि क्या क्या चीजें मटेरियल हो सकती हैं, प्रीलिमिनरी असेसमेंट करेगा। अकाउंट बैलेंस को लेके, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस को लेके, कौन सी आइटम एग्जामिन करनी है, कौन सी आइटम में सैंपलिंग यूज करना है कि नहीं करना, लाइक एक जजमेंट है।
और लास्ट पॉइंट में बोल रहे हैं जो मटेरियलिटी है प्लानिंग करते टाइम कुछ और हो सकती है और लास्ट में कुछ हो सकती है। घर वालों ने आपका रिश्ता तय करवाया, फोटो देख के लगा लड़की कैसी है, बहुत बढ़िया जी, ओहो हो मजा आ रहा है, फिल्टर लगे हुए थे, जब लड़की सामने आई देख दिखाई करने गए, जब वो आपको चाय पूछने लगी आपने बोला ये तो मेरी बहन है। तो मतलब मटेरियलिटी प्लानिंग के टाइम पे कुछ और हो सकती है, और जब एक्चुअल में आप उस सिचुएशन को फेस करते हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आते हैं, तो मटेरियलिटी कुछ और हो सकती है। तो लेकिन ऑडिटर जो है प्लानिंग के टाइम पे भी कुछ ना कुछ मटेरियलिटी लेवल सेट करके चलेगा, परफॉर्मिंग के टाइम पे भी, फोटो देखी थी तब भी देखेगा कुछ ना कुछ, जब लड़की सामने आई उसके हिसाब से भी। तो इन प्लानिंग द ऑडिट ऑडिटर मेक्स द जजमेंट अबाउट द साइज ऑफ द मिस स्टेटमेंट। उसके बाद मटेरियलिटी के हिसाब से वो देखेगा क्या क्या मिस स्टेटमेंट गलती होने के चांसेस हैं, और वो जजमेंट वो देखेगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैसा है। एंटी ऑफ रैप ऐसे 315 के हिसाब से देखेगा, एंटी ऑफ फैप 330 के हिसाब से देखेगा कि क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाए जाए मटेरियलिटी लेवल को सेट करके। उसके बाद पेपर में क्वेश्चन आया आरटीपी में मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, कि मटेरियलिटी जो है हमने आपको क्या बोला, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है, उसकी मर्जी हो सकती है। तो उस चीज के लिए ऑडिटर क्या एज्यूम करके चलता है कि जो सामने वाला क्लाइंट है, ठीक है, हैव द रीजनेबल नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर एंड ऑडिटेड अकॉर्डिंग टू द मटेरियलिटी, अनसर्टेनिटी बिजनेस में रहेंगी ही रहेंगी, और रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन के बेस पे लिए जाते हैं। इन सारी चीजों का ध्यान रखेगा ऑडिटर, क्या के लिए, अपने मटेरियलिटी की जजमेंट के लिए। उसके बाद टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मटेरियलिटी। जैसे ऑडिटर देख रहा है, ऑडिटर कह रहा है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट है 50 लाख रुपया, 50 लाख, मेरे लिए मटेरियलिटी लेवल है 1%, तो देखा जाए 50,000 रुपए, 50,000 से नीचे वाली कोई चीज मेरे लिए मटेरियल नहीं है, लेकिन 50,000 से ऊपर वाली, तो उसने 50,000 कैसे सिलेक्ट किया। ऑडिटर अपनी मटेरियलिटी लेवल को कैसे सेट करता है, किन चीजों को ध्यान में रख के, किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के, उसको बोला जाता है फैक्टर्स। तो मटेरियलिटी में भी इन्फ्लुएंस बाय लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, उस कंपनी के लिए कौन कौन से लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या कंपनी के कोई नॉन कॉम्प्लायंसेस हैं, कोई ऐसे पॉइंट्स कंसिडरेशन का ध्यान में रखेगा जहां पे सिग्निफिकेंट बियरिंग होने के चांसेस हैं, या कंपनी के इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस या रिलेशनशिप, इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही ऑडिटर क्या करेगा, मटेरियलिटी लेवल सेट करेगा। और ये फैक्टर जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीएम। पीएम जो है वो लेस देन होता है एम। आप लोगों ने मटेरियलिटी लेवल अभी क्या सेट किया था, 50 लाख का 1% 50,000, लेकिन गलतियां होने के चांसेस कुछ और भी हो सकते हैं। तो आपने बोला 50,000 से कम वाली आइटम को मैं नहीं देखूंगा, तो इसको बोला जाता है मटेरियल। लेकिन एक होता है परफॉर्मेंस मटेरियल। तो जो ये 50% आया ना, आपने आगे इसका 60% लगा लिया, जैसे कि 30,000, तो जो तो अब आइटम्स हैं 30,000 से नीचे, कुछ आइटम्स हैं 30 से लेके 50,000 में, इसको बोला जाता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। और 50,000 के ऊपर, जो 50,000 के ऊपर है उसको बोला जाता है मटेरियलिटी आइटम। इन वाली चीजों के ऊपर मैं बहुत ज्यादा ध्यान में रखूंगा क्योंकि ये मेरे लिए मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है। ये आइटम्स ऐसी हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वाली जिनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। इसमें भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कुछ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट हो सकती है, कुछ अनकरेक्टेड, तो इनके ऊपर भी मैंने अपना फोकस डालना है, मतलब कि बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ये वाली आइटम को आप लोग इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये आपका मटेरियलिटी लेवल से भी कम है और परफॉर्मेंस पीएम से भी कम है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है, कोई आपने अमाउंट सेट कर दी, जैसे हमने क्वेश्चन में किया 30,000, लेस देन द मटेरियलिटी था हमारे पास 50,000 फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रिड्यूस द एप्रोप्रिएट लेवल द प्रोबेबिलिटी। आपको एक प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करना है, मटेरियलिटी लेवल सेट करते हुए आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी कम से कम रखनी है जिससे अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड द मटेरियलिटी। यानी कि जो है, देखो आप अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट को पीएम बोल सकते हो, तो आपको पीएम इस हिसाब से रखना है कि वो मटेरियलिटी से कम हो। सर यहाँ पे क्या है, टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी, एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड द मटेरियलिटी। मटेरियलिटी को एक्सीड ना कर जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी को कम रखना है। सिंपल शब्दों में ये है मतलब, पीएम शुड बी लेस देन एम। उसके बाद है डिटरमाइन द मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो कह रहे हैं जब आपने मटेरियलिटी डिसाइड करनी है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी करते हुए, जी हाँ करनी है। ऐसे ही आप लोगों ने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी डिसाइड करनी है, जी हाँ करनी है। इस हिसाब से अपना एम और पीएम डिसाइड करना कि जो यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट करे, उसके हिसाब से आप लोगों ने सेट करना है जी, ठीक है।
उसके बाद अगला टॉपिक है बेटा रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी लेवल इन ऑडिट प्रोग्रेस। Materiality for FS as a whole or for particular class of transaction, account balance or disclosure may need to be revised if change in the circumstances। कह रहे हैं अगर circumstances change हो रहे हैं तो आपको M भी change करना पड़ सकता है, PM भी, या फिर अगर आपको न्यू इन्फॉर्मेशन कोई मिलती है, या फिर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि लोअर मटेरियलिटी फॉर द एफएस लेवल इज एप्रोप्रिएट फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब किसी किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए लोअर मटेरियलिटी ठीक चलेगा, किसी किसी के लिए हायर मटेरियलिटी, तो उस हिसाब से आप अपनी मटेरियलिटी लेवल को रिवाइज करते हो। डॉक्यूमेंटेशन लास्ट में फिर भी जो भी आपने मटेरियलिटी लेवल सेट किया है उसको बना के रख लो, 230 के अकॉर्डिंग लिख के रख लो। पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर के लिए क्या मटेरियलिटी लेवल सेट किया है, पीएम क्या सेट किया है, और कोई रिवीजन अगर आपने किया है ए टू लेके सी में, तो इसको आप डॉक्यूमेंटेशन करके रख लेना। अब आ रहा है जी अगला भयंकर टॉपिक, बी से भयंकर, बी से बेंचमार्क। क्या है जी बेंचमार्क का टॉपिक? बेंचमार्क मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना है आपने। जैसे अब हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किया था, नेट प्रॉफिट। मतलब मटेरियलिटी लेवल आप कैसे सेट करोगे? आप नेट प्रॉफिट चुन लो, आप सेल्स चुन लो, आप शेयर कैपिटल चुन लो, ठीक है जी, आप बैंक बैलेंस चुन लो, आप कैश चुन लो। मतलब ऐसी आइटम आपको बेंचमार्क के तौर पे चूज करनी है जिसके ऊपर आप मटेरियलिटी लेवल सेट करोगे, जो बाकियों को भी जल्दी समझ आए। तो बाकियों को ना सबसे जल्दी समझ में ये दो चीजें आती हैं, नेट प्रॉफिट या सेल्स। तो बेंचमार्क क्या होता है? एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ एनी आइटम। जैसे मैंने आइटम को मान लिया बेटा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की जगह हम मान लेते हैं सेल्स, बाय विच समथिंग कैन बी कंपेयर्ड, मेजर्ड और जज, जो जल्दी कंपेयर हो सकते हैं। जैसे टाटा कंपनी का अपना बेंचमार्क क्या है? एथिकल। रिलायंस कंपनी का अपना बेंचमार्क क्या है? सेल्स। ऐसे तो बेंचमार्क आपने चूज करना है कहां से? फ्रॉम द रेलिवेंट फाइनेंशियल डेटा, प्रायर पीरियड से चुन लो, कोई फाइनेंशियल रिजल्ट जो चुन लो, फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब नेट प्रॉफिट पिछले साल के बजट में से चुन लो, कोई भी आइटम। फिर आगे टॉपिक है आपके पास डेटा। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है डिटरमाइन अ परसेंटेज टू बी अप्लाइड। फिर जो आपने बेंचमार्क चूज किया था जैसे सेल या नेट प्रॉफिट, उसके ऊपर परसेंटेज लगाना। जैसे हमने कितने परसेंटेज लगाया था? हमने लगाया था 1%। तो जो भी आप लोग अपनी जजमेंट चुनोगे ना, जो भी आप अपना बेंचमार्क चुनोगे उसके ऊपर चलो जी, आज पेन भी जवाब दे रहा है, कह रहा है बस करो और मत पढ़ाओ, कितना पढ़ाओगे, बच्चों को तंग करोगे तो अब हम हाथ से पढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो आपको एक फाइनली एक परसेंटेज अप्लाई करनी है जो चूजन बेंचमार्क के ऊपर, जैसे कि टोटल एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल इसमें देखो वेजेस एंड सैलरी शुड नॉट बी मोर देन 25%। तो एक आपने परसेंटेज चुन ली कि मेरे टोटल खर्चों का ना जितने भी हैं 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए वेजेस वगैरह। उसके बाद है आपके पास अगला टॉपिक आपके पास है जी यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइन द मटेरियलिटी। बस खत्म है, खत्म बस। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, दिस टॉपिक कम्स इन एवरी अटेम्प्ट, दिस टॉपिक कम्स इन एवरी अटेम्प्ट। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होने लगा पेन ने भी जवाब दे दिया, पेन कह रहा बस करो जी, ऑडिट हमसे भी ज्यादा नहीं पड़ी जाती। तो बेंचमार्क चूज करते हुए आपने कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान में रखना है, हर बार पेपर में आता ही है। आप देख लो आरटीपी में है, एग्जाम में है, मेरे टाइम पे भी आया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया था तब भी आया था। कह रहे हैं जो आपने बेंचमार्क चूज करना है कि फिगर जो आपने प्रॉफिट की उठानी है, सेल की उठानी है, वो कैसे चूज करोगे। पहली बात तो ये है कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एलिमेंट होना चाहिए। यार एफएस की ऑडिट कर रहे हैं तो एफएस का एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कोई एसेट ले लो, लाइबिलिटी ले लो, रेवेन्यू ले लो, हमने सेल ले लिया था। इस हिसाब से आइटम लेना कि जो यूजर्स की अटेंशन को भी मतलब उसको भी ध्यान में रख के चलना। कंपनी, नेचर ऑफ एंटिटी आप लोगों ने ध्यान में रख के चलनी है कि कंपनी किस हिसाब से है, कंपनी का लाइफ साइकिल कैसे है, कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, रिलेटिव वोलेटिलिटी कंपनी, मतलब अगर आपने जो बेंचमार्क लिया है वो ये तो नहीं है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे बड़ी जल्दी हो जाता होता है। तो ये सब चीजों का आपने ध्यान में रखना है। उससे क्या निकलेगा, आपका बेंचमार्क का टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे 320 इतना ही था, चैप्टर खत्म हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर 3 पे जो भयंकर है। ओके बाय बाय, गुड लक, पढ़ लेना आप ध्यान से।